सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी के फेसबुक लाइव पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और प्लीज़ सभी लोग एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दें जिससे कि मैक्सिमम लोग आकर के जुड़ सकें। ज्योति अक्षय जी हेलो, महेश आनंद जी हेलो। एक बार जितने भी लोग जुड़ गए हैं तो एक बार शेयर कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग जिससे कि और भी लोग आकर के जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में जब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में हैं। भाग 4 में 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया था राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। ठीक है, इसी के क्रम में अगर हम आगे देखें तो हम बात करें कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ पर हैं, तो मूल कर्तव्य भी भाग 4 में ही हैं। संविधान के भाग 4 में एक भाग जोड़ दिया गया, भाग 4A कह लो या भाग 4 का कह लो। ठीक है, भाग 4 का में 51 अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत सबसे पहले 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में पहले मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे सर पहले जो मूल कर्तव्य थे वो कितने थे, 10 थे। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें तो करेंटली प्रेजेंट में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप कहोगे सर 11 हैं। एक मूल कर्तव्य आपका जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, एक मूल कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन सा मूल कर्तव्य है वो, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। तो ये 11वां मूल कर्तव्य ऐड हुआ था। कब किसके द्वारा ऐड हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट होगा मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये है आपका रूस के संविधान से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, राजेश कुमार जी हाय, तो ध्यान रखना ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो इसको ये 1975 से पहले ये हमारे संविधान में नहीं थे। ठीक है, 1975 से पहले ये हमारे संविधान में नहीं थे। 1975 में क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी द्वारा आपको पता होगा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो उसी समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही इनको शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो मतलब कौन सा संशोधन किया गया, संविधान में हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था भाग 4 का में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब आपको पता ही चल गया होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर नंबर डी होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरिता शर्मा जी फर्स्ट का डी, सरिता जी सेकंड का डी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया, तो किस वर्ष मैंने क्या बताया था कि हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें
जिससे कि और भी लोग जुड़ सके, क्योंकि अभी लोग जुड़े नहीं हैं मैक्सिमम लोग। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1975 में इनको संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार जी, सर प्लीज़ मेक वीडियोस रिगार्डिंग रीजनिंग क्वेश्चन फॉर टीजीटी कमीशन आर्ट। बिल्कुल राजेश कुमार जी, मैं स्टार्ट करूंगा अभी। ये पॉलिटिक बस ख़त्म ही होने वाली है, इसको मैं ख़त्म कर दूं एक बार, फिर मैं टीजीटी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बोर्ड पर क्लासेस करूंगा, उसकी वाइट बोर्ड पर क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो ये तो आपको पता ही है, 1976 में किया गया। और तो वही क्वेश्चन, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन आ गए, रिपीट हो गया, सॉरी। यहाँ पे देखो, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 39वें। तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 42वें संविधान संशोधन के आधार के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक, किसके नाम से? कर्तव्यों के नाम से, मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, ये मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? देखो, मौलिक जो हमारे अधिकार होते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका डाल सकते हैं, ठीक है। हमें कौन सा आर्टिकल दिया गया? आर्टिकल 32 दिया गया है, जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इस आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जाकर के रिट डाल सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य एक तरीके से आदर्श हैं, मतलब इनको अगर इनका पालन कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो न्यायालय उसको दंड नहीं दे सकता, दंड का प्रावधान नहीं है उसमें। ये आदर्श है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक तरीके से भारतवासी होने के नाते इन 10 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। 10 नहीं, अब तो 11 हो गए हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ दिया गया, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े हम। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो देखो, ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में जब ये बना था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बहुत से लोग क्या करते हैं, 11 लगा आते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। तो यहाँ पर जो है 42वें संविधान संशोधन जब स्टार्टिंग की बात कह रहा है, तब यहाँ पे कितने 10 थे। अभी करंटली एक 86वां संविधान संशोधन 2002 भी कर दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 11 हो गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो कब समाविष्ट किए गए? 1976 में, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, अब तो नहीं भूलोगे ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के तो 4 कामें को क्या कर दिए गए? मूल कर्तव्य कर दिए गए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में? मैंने अभी बताया था ना आपको, 51 का कह लो या 51A कह लो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो 51A में। कमेंट देख लें एक बार। सरिता शर्मा जी 7 का डी, सुषमा परशेर जी 8 का डी, 8 का डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोग एक बार शेयर कर दें इस पोस्ट को, जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। एक बार शेयर कर दें। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अब देखो, वर्तमान की बात आ गई तो वर्तमान में आप कहोगे 11 हैं, पहले कितने थे? 10 थे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये मैं आपको कई बार ऊपर से बताते हुए चला आ रहा हूँ, अब तो आपको याद हो गया होगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्यों? क्या प्रयोजन है? देखो, ये इसका उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में क्यों सम्मिलित किए गए थे? तो देखो, यहाँ पर क्या है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य एक तरीके से मतलब प्रवर्तनीय, मतलब ये कह सकते हैं कि इनको प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब ये
अगर आप इनको पालन नहीं करोगे इनका, तो दंड नहीं मिलेगा आपको, न्यायालय आपको कोई सजा नहीं देगा, ये इनका कहना है। ठीक है, अब ये इनको लागू क्यों किया गया? तो इनको लागू इसलिए किया गया क्योंकि जो पहले लोग क्या करते थे, जैसे अशांति देश में फैल जाती थी, तो अशांति को रोकने के लिए आपको पता होगा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, आपातकाल घोषित कर दिया था। तो लोग अपने कर्तव्यों को समझ सके, उनका कर्तव्य क्या है। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो एक तरीके से ये किस में आ जाता है, मौलिक कर्तव्य में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, मौलिक कर्तव्य। जैसे बच्चों को शिक्षित करना, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मौलिक कर्तव्य है, ये तो आपका मौलिक अधिकार में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो उनका उद्देश्य क्या था, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किसके लिए हैं? तो वो सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो कोई भी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको ये बता चुका हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका किस में वर्णित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, 51A में तो आपके मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो मौलिक कर्तव्य की बात 51A में की गई, इसीलिए जो है यहाँ पर 51A राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना सही है, तो है। कानून का आज्ञा पालन करना, ये भी सही है। समाज का आज्ञा पालन करना, ये भी सही है। लेकिन करों की अदायगी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, आप एक बार उनको देख लेना, बस देख लेना एक बार। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, हिंसा से दूर रहना, और माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, ये भी एक क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य है। और ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना तो है, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना भी है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यही आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये आपका है मौलिक कर्तव्य। बस आप एक बार देख लेना। ठीक है, 11 होते हैं, एक बार बस आप जाकर मतलब एक बार रीडिंग ले लेना उनकी, बस आपको एक बार रीडिंग ले लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, या हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति गौरवशाली संस्कृति है, उसको संरक्षित करना और उसका महत्व समझना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार कमेंट ले लें। रीना कुमारी जी, राजेश कुमार, रीना कुमारी, शिवानी शर्मा, वंदना संजय जी, सरिता शर्मा जी, मुकेश ठाकुर जी, सही, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, कौन सा आपको एक बार रीडिंग लेनी है 11 मौलिक कर्तव्यों की। तो देखो, भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये तो है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, तो राष्ट्रीय उद्यमों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो यही हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये तो है, और समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी है। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान करना, ये तो है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी है। और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ये भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है,
भारतीय संविधान को के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये तो कई बार बता चुका हूँ, 51 का में शामिल है। ठीक है, 51 का में शामिल है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश के लिए प्रस्तुत होना, ये तो शामिल है। पर्यावरण की सुरक्षा मैंने बता दिया, ये भी शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी शामिल है। लेकिन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये शामिल नहीं है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो आपके फिनिश हो गए हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मौलिक कर्तव्यों के बारे में वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। सारे मैंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता दिया। अब आपको करना क्या है, देखो कुछ बेसिक चीज़ ध्यान रख लो। क्या 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 ध्यान रखना है कि एक तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। दूसरा ध्यान रखना है कि ये संविधान के भाग 4 का में है, अनुच्छेद है इनका 51 का। तीसरा याद रखना है कि ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। और चौथा ध्यान रखना है कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो उस समय इनकी संख्या थी 10। पांचवा ध्यान रखना है कि इसके बाद में 86वां संशोधन किया गया, 86वां संशोधन 2002 किया गया, जिसमें 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। अब जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 10 + 1 = 11 हो गई है। अब आप कहोगे सर 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मूल कर्तव्य आप सुन लो, मेरी बस आप सुनते रहो। 11वां मूल कर्तव्य यह है कि इसमें बताया गया माता पिता या उनका जो संरक्षक है बच्चों का, उनका कर्तव्य यह होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने को, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये 11वां है। और आपको इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इनको किस समिति के आधार पर शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इनको शामिल किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपके यहाँ पर ये एंड हो जाता है किसका, आपके मौलिक कर्तव्यों को। ये बेसिक चीज़ें थी और आपको 11 मूल कर्तव्य एक बार आपको बस उनकी रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगले उस पर आ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रधानमंत्री के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो यहाँ पे कौन थे बताइए? जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या फिर इनमें से सभी थे? तो इनका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, सभी लोग जो हैं लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले हैं। आपके जवाहरलाल नेहरू भी, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं यहाँ पर, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूं। देखो सबसे पहली बात तो जो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो JL नेहरू थे। JL नेहरू जो थे वो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1947 से आपके 1964 तक रहा था। ठीक है, और इसके बाद बात करें दूसरे जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री रहे थे। तो ये क्रम आप ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 आप ध्यान रख लो। स्टार्टिंग के 2 से 3 आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। कमेंट देख लें आपके, वर्मा कमेटी किस लिए थी सर? जो वर्मा कमेटी जो थी वो भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों का प्रचालन, मतलब किस तरीके से उनको, उनका ऑपरेशन किस तरीके से किया जाए, उनके संबंध में वर्मा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थी। ठीक है, वर्मा कमेटी। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, लॉन्गेस्ट टेन्योर जो था वो JL नेहरू का ही था, 1947 से 1964 तक। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या फिर चयनित होते हैं? तो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है। देखो ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर सी बात है कि संविधान में प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 75 का में जो है ये बताया गया है कि
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसके पद की गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री जो होता है आपका, वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दल का नेता चुनते हैं। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, उन प्रधानमंत्री का नाम जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। तो वो आपकी इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी। ठीक है, फिर थे आपके HD देवगौड़ा, वो आपके 1996 में बने थे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, कितनी ही बार नियुक्त हो सकता है। ठीक है, कितनी ही बार नियुक्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र तो कौन है? वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, संसदीय जो शासन व्यवस्था है हमारे देश में, उसमें राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है। नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। जो भी शासन चलेगा वो राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। परंतु अगर हम बात करें प्रशासनिक प्रमुख कौन है? प्रशासनिक प्रमुख देखो, संवैधानिक प्रमुख तो आपका राष्ट्रपति हो गया, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जो PM होता है वो आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो आपके प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र जो है वो आपका प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेतृत्व करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही। संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है उनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि जितने भी मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी आपका देखो, पहले हमारा क्या होता था? प्लानिंग कमीशन होता था। आपको ध्यान पता होगा कि पहले जो होता था हमारा प्लानिंग कमीशन होता था। अब प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया है, अब आपका आ गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ गया। तो ऑप्शन नंबर, इनका जो अध्यक्ष होता है, पहले भी प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब भी जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य आमतौर पर। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था ना कि राज्यसभा के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। कौन कौन? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सामान्यता जो है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही आपका क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों का कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है? तो पहले नंबर पे कौन आएंगे? जवाहरलाल नेहरू आएंगे, जिनका कार्यकाल रहा है 1947 से 64 तक। इसके बाद आपकी कौन आएंगे? अगर इन सभी के बारे में बात करें तो इसके बाद में आपकी आ जाएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद में आपकी कौन आ जाएंगी? आपकी इंदिरा गांधी आ जाएंगी, जो 1966 में बनी थी, 1966 से 1977 तक। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपके आ जाएंगे मुरारी देसाई, जो आपके 1977 से 1979 तक रहे थे। इसके बाद बात करें तो चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे, जो 1979 से आपके 1980 तक रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि पहले नंबर पे कौन सा है? दूसरा है, फिर आपका पहला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही होगा। ठीक है, C सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट देख लें आपके। बिल्कुल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उमेश गोयल जी, बहुत सही, बहुत बढ़िया। आरव वर्मा जी, उमेश गोयल जी, सरिता शर्मा जी, मीनू शर्मा जी, रीना कुमारी जी, ज्योति अक्षय जी, कविता चौधरी जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न दल का नेता होता है।
तो निम्न सदन मतलब लोकसभा, लोकसभा को ही तो कहते हैं हम निम्न सदन। तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता जो होता है उसी को हम क्या चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडलीय बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो मैं ये आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद 75 में किसकी बात की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम? तो आपको पता है ना कि लोकसभा के दल का जो बहुमत के दल का नेता होता है, लोकसभा का ही सदस्य तो बनता है आपका प्रधानमंत्री। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए भी 25 वर्षीय और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्षीय होगी। भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं किसके द्वारा? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ आपके राष्ट्रपति दिलाता है, ये चीज ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कौन बनता है, कौन बनता है? तो ये तो कई बार बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, अब जैसे मान लो राज्यसभा का कोई सदस्य है, राज्यसभा का कोई सदस्य है और उसको बना दिया गया क्या, प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राज्यसभा के कुछ सदस्य तो प्रधानमंत्री बने थे आपके, इंदिरा गांधी हैं, एच डी देवगौड़ा हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, तो ये कुछ बने थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात की जा रही है अविश्वास प्रस्ताव की। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो जो ये किसके द्वारा पारित होता है, किसके द्वारा वोट दिया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा वोट दिया जाता है, तभी यह अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो वोट नहीं दे सकेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है किस पर आधारित? परंपरा पर आधारित, संविधान द्वारा सृजित। तो ये तो आपकी बात क्लियर ही है कि ये संविधान द्वारा सृजित होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्ता दल जो होता है उसका अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, पहला दे रखा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, या फिर इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि इसको आप ये मंत्री ये वाला मतलब विभाग दे दो, मंत्री जिसको भी प्रधानमंत्री चाहे किसी को भी मतलब मंत्री बना सकता है, उस वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। उसके लिए किसी की सलाह लेना जरूरी नहीं है। वो क्या करता है, बस ये है कि अगर जो भी मंत्री उसने बना दिए तो उन पर हस्ताक्षर कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति की सलाह लेकर के उनका चयन करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने मतलब कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? ऐसे कौन से इनमें से आपको छांटना है? तो वो थे आपके इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने, देखो ये 1966 से आपकी 1977 तक थी। इसके बाद फिर से ये कब बनी थी? 1980 में से लेकर के 1984 को दोबारा से बनी थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़े हम। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है। पी.वी. नरसिम्हा राव नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये पी.वी. नरसिम्हा राव कब थे? 1991 से 1996 तक ये रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था, तो देखो यहाँ पे कौन कौन थे? एच डी देवगौड़ा, इंदिरा गांधी,
पीवी नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन थी आपकी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, जिस समय प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की जा रही थी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। अब देखो यहाँ पे बात आ गई विधानसभा के सदस्य के बारे में, तो वो कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा थे। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, ध्यान रखना। एक बार कमेंट देख लें। मीनू शर्मा जी, रीना कुमारी जी, कविता चौधरी जी, बिल्कुल सही आंसर है आर्यव वर्मा जी। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, और जिन्होंने इस पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये ध्यान रखना वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति कौन है आपके, वो चौधरी चरण सिंह है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। ये कौन थे, ये आपके थे चंद्रशेखर को भी देना पड़ा था और चौधरी चरण सिंह को भी देना पड़ा था और एच.डी. देवगौड़ा, ये तीनों जो थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी, तो मैंने आपको बता दिया था कि 1966 जो है से लेकर के 1977 तक आपकी पहली बार बनी थी। और अगर हम दूसरी बारी की बात करें तो दूसरी बार आपकी कब बनी थी, आपकी 1980 से 84 तक बनी थी। तो यहाँ पर 30 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 का ए ऑप्शन राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, तो ये आपका यहाँ पर देखो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ने जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद जो दूसरे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक, मतलब 27 मई से लेकर के 9 जून 1964 तक आपके गुलजारी लाल नंदा बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये एक तरीके से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। ठीक है, आगे बढ़ें। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना, मोरारजी देसाई। ठीक है, किसको देना पड़ा था, मोरारजी देसाई आपके रहे थे 1977 से 79 तक रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था, तो वे कौन, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, कौन थे, चौधरी चरण सिंह ही थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, तो जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे थे 1947 से 1964 तक रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा, सबसे अधिक समय के लिए तो जे.एल. नेहरू हो गए, सबसे कम समय के लिए रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो रहे थे वो सबसे कम समय के लिए रहे थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कब से कब तक रहे थे अगर बात करें तो ये सबसे कम समय तक रहे थे 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे। जब ये बने थे, पीएम बने थे, तो वो सबसे कम समय के लिए रहे थे। हालांकि ये बाद में भी 1998 से 2004 तक रहे हैं, लेकिन इससे पहले कम समय के लिए रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तो गुलजारी लाल नंदा। देखो इनमें से बात की जा रही है, इनमें से आपको छांटना है, तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, तो ये पहले बार जो कार्यवाहक कब बने थे, ये 27 मई 1964 को बने थे। ठीक है, दूसरी बार कब बने, तो दूसरी बार बने थे ये 11 जनवरी 1966 को, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये थे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई थे, 1977 से 1979 तक बने थे। बिल्कुल, बिश्मा सिकंदर जी, कविता चौधरी जी, सरिता शर्मा जी, प्रियंका ठाकुर जी, रीना जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं।
सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में तो कौन है? मोरारजी देसाई है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे बात करें, अच्छा सबसे कम उम्र में कौन है? सबसे कम उम्र में है आपके राजीव गांधी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके मोरारजी देसाई, ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर यही रहे थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी यही थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ठीक है। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे आपके? वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये पहली बार लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रधानमंत्री थी। पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो सिख प्रधानमंत्री आपके कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अभी तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है? तो कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है आपकी? 3, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। सर्वाधिक बार जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ रखा गया था। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों की उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने वाले पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यहाँ पर हैं चौधरी चरण सिंह भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, चौधरी चरण सिंह ने भी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो VP सिंह और HD देवगौड़ा ऐसे थे जो लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उनको त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक है। VP सिंह और आपके कौन? HD देवगौड़ा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है? तो मैं ये आपको बता चुका हूँ, कौन है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई थी ब्रिटेन में। ये तो आपने पढ़ ही चुका है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सी चीज़ संविधान में कहाँ से ली गई, तब मैंने आपको पढ़ाया था। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है? प्रधानमंत्री में, ठीक है। आगे बढ़ें। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो वो कौन सा दल था? वो जनता पार्टी का दल था, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए हैं? तो यहाँ पे आपको देखो, आपके एक तो हो गए अविश्वास मत में, VP सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, HD देवगौड़ा भी हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही होगा। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास की स्थिति में वह अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो कि सिर्फ और सिर्फ होता है वो लोकसभा में ही होता है, लोकसभा के सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अहाना जी, जगमोहन जी, रीना जी, कविता चौधरी जी, आरव वर्मा जी, सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, लाइक कर दें इसको, और जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो लोग फॉलो कर लें, ठीक है, वो लोग फॉलो कर लें। इसके आगे जो आपकी क्लास आएगी, इसके आगे जो क्लास लेकर के आऊँगा वो मैं CTET मैथ्स की क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है, CTET मैथ्स की क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।